हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं रिलेशन फंक्शन जो आपका पेपर आने वाला है 11 डेट को। तो उसकी डेली एक वीडियो कोशिश करेंगे डालने के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं रिलेशन फंक्शन का। रिलेशन फंक्शन इसके नेक्स्ट पार्ट में पॉसिबल है आज ही आ जाए, ठीक है। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिलेशन। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी वेयर ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। देखो, अगर दो सेट है हमारे पास ए एक और बी, ए सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, बी सेट के अंदर कुछ एलिमेंट है, तो सबसे पहले क्या निकालना होगा? ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? अगर ए सेट के अंदर मैंने 1 2 3 लिया, बी के अंदर 4 5 लिया, तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आएगी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आएगा, होता क्या है? ए के सारे एलिमेंट ले लीजिए, बारी बारी से बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाइए। देखो 1 उठाया तो 1 4 1 5, एक ऑर्डर, दो ऑर्डर्ड पेयर बन गए। 2 उठाया फिर 2 4 2 5 3 4 3 5, ऐसे बना दीजिए। ध्यान रखना, फर्स्ट वाला सेट ए है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट नंबर पर आने चाहिए और सेकंड एलिमेंट दूसरे नंबर पर दिखाई देंगे। तो ए क्रॉस बी ये बन गया। अब इसमें से अब हमें पता है, देखो डेफिनेशन क्या है? इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए क्रॉस बी हमने निकाल लिया। अब ए क्रॉस बी का सबसेट होगा रिलेशन। तो रिलेशन में हम क्या लिख सकते हैं? यहां से कुछ भी वैल्यू लिख लो, 1 4 लिख लो, 1 5 भी लिख लो, 2 5 लिख लो, 3 4 लिख लो। मैंने मान लीजिए 4 वैल्यू उठा ली, तो ये क्या है? एक रिलेशन बना। इनमें से कोई सी भी वैल्यू उठा सकते हो ना, सबसेट पढ़ रखा होगा 11th में। तो यहां से कोई भी वैल्यू मैंने उठा कर रख दी, ये क्या है? रिलेशन बना। अब यहां से हो सकता था कि मैं सारी वैल्यू ले लूं, या क्या हो सकता था मैं एक भी वैल्यू ना लूं, डिपेंड करता है। लेकिन इनसे बाहर कुछ नहीं होना, तो ये मैंने उठा कर रख दिया, तो ये एक रिलेशन बनेगा। अब यहां पर डोमेन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डोमेन क्या है? ये जो सारी फर्स्ट वैल्यू लिखी है, सेट ए की जो वैल्यू लिखी है सारी, वो डोमेन है। सेट बी की जो सारी वैल्यू लिखी है, ध्यान रखना, यहां पर देखना रेंज के अंदर, यहां पर नहीं, यहां पर हो सकता है एक्स्ट्रा वैल्यू हो और यहां पर ना हो, तो ध्यान रखना यहां रिलेशन के अंदर जितनी फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू लिख दीजिए। चलो, जितनी भी फर्स्ट वैल्यू होंगी ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट वैल्यूज जितनी भी है वो सब डोमेन के अंदर आएगा। और जितनी भी सेकंड वैल्यूज हैं, सेकंड वैल्यूज इस रेंज के अंदर, जैसे 4 5 आ रहा है, तो ये क्या है? एक रेंज है। अब कोडोमेन की बात करेंगे। कोडोमेन हमेशा सेट बी होगा, मतलब सेकंड नंबर वाला। यहां जो सेट है दूसरा, ए का बी से रिलेशन बनाया गया, तो बी वाला सेट क्या होगा? हमेशा कोडोमेन होगा। अगर पूछा जाएगा 1 2 नंबर में तो निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिलेशंस। टाइप ऑफ रिलेशंस कितने तरह के हैं? यहां पर मैंने 7 तरह के दिए हैं। पहला सुनो, सबसे पहले है एम्प्टी रिलेशन। अभी मैंने बोला एक रिलेशन ऐसा भी हो सकता था कि यहां से एक भी एलिमेंट ना आ पाए। देखिए, ए में ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, बी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है। मैंने बोला कि यहां से कुछ वैल्यू उठाओ, यहां से कुछ वैल्यू उठाओ, और ऐसी वैल्यू उठाओ कि कोई एक रिलेशन पर्टिकुलर बन जाए। छोटा है, बड़ा है, माइनस करके पूछ लेगा, कैसे भी पूछ लेगा। तो कोई ऐसा रिलेशन पूछा जिसमें ये दोनों सेटिस्फाई ही नहीं करते। मान लो मैंने पूछा एक रिलेशन ऐसा है जो यहां से ऐसा वैल्यू उठाने पर ये नंबर बनेगा, मान लीजिए 10 से बड़ा, ऐड करने के बाद, तो यहां से और एक वैल्यू यहां से उठाओ, एक वैल्यू यहां से उठाओ, दोनों का एडिशन 10 से बड़ा बनेगा ही नहीं, तो वो रिलेशन होगा एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। एक रिलेशन, देखो सब में डेफिनेशन लगभग सेम है, तो मैंने एक की लिखी हुई है। अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन। वॉइड भी बोलते हैं इसको, फ्रॉम ए टू बी। तो एम्प्टी रिलेशन बोला जाएगा अगर इफ आर जो रिलेशन है उसमें कुछ आए ही ना। इसका एग्जांपल बता देता हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं बस, बाकी आपको बस याद रखना। मान लीजिए इसके अंदर आया 2 4 6, एक ए सेट के अंदर मैंने 2 4 6 लिखा, बी सेट के अंदर मैंने लिखा 3 5 7, ऐसा लिख लिया। और रिलेशन क्या दिया हुआ है? रिलेशन उसने दिया हुआ है कि ए और बी वैल्यू उठानी है। ए वैल्यू कैपिटल ए में से उठानी है, बी सेकंड नंबर पर जो है वो बी से उठानी है। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं सच दैट, इस तरह से बनाने हैं कि ए माइनस बी क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए, इज इवन। ये है सेट हमारे पास। इसमें ये भी लिख देंगे ए बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। मतलब पहली वैल्यू ए यहां से निकालनी है, दूसरी वैल्यू यहां से निकालनी है, माइनस करके इवन नंबर आएगा ही नहीं। चेक करो कैसे। 2 और 3 को जब हम माइनस करेंगे तो 2 में से 3 गया 1, नहीं आएगा इवन। 2 में से 5 माइनस करेंगे, इवन नहीं आएगा। 2 में से 7, तो इवन नहीं आने का। इसका मतलब ये क्या है? एक एम्प्टी रिलेशन है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट में यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन जिसमें सारी कंडीशन आ जाए। जैसे अगर मैं इसी को इवन लिख दूं, इवन,
तो 2 में से 3 गया, सॉरी इवन तो लिखा है, ऑड लिख दूं, और ऑड लिख देता हूं, तो 2 में से 3 गया ऑड आएगा, 2 में से 5 गया ऑड आएगा, 2 में से 7 गया ऑड आएगा, 4 में से 3, 4 में से 5, 4 में से 7, सबको माइनस करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा, तो सारी वैल्यू इंक्लूड करेगा, सारी वैल्यू इंक्लूड करेगा, तो इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें ए क्रॉस बी की सारी वैल्यू आ जाए। देखो ए क्रॉस बी है ना, जैसे ए और बी के लिए, तो ये सारी वैल्यू अगर आ जाती है तो वो यूनिवर्सल है। अब इनको दोनों को कभी कभी ट्रिवियल रिलेशन भी बोला जाता है। क्यों? देखो ये जो एम्प्टी रिलेशन है सबसे छोटा रिलेशन होता है, इससे छोटा रिलेशन नहीं हो सकता, और यूनिवर्सल रिलेशन सबसे बड़ा रिलेशन है, ग्रेटेस्ट है, तो इनको कभी कभी ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला जाता है, सॉरी ट्रिवियल रिलेशन बोला जाता है। तो एम्प्टी रिलेशन यूनिवर्सल को ट्रिवियल के नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान रखना ये स्मॉलेस्ट रिलेशन है, ये लार्जेस्ट रिलेशन है। इसके बाद आते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। इसमें कुछ खास है नहीं, जितने भी हमारे पास किसी सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 कितने भी हैं, तो हर एक आइडेंटिटी उसके साथ होनी चाहिए। जैसे अगर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, बस इतना ही, ये 6 वैल्यूज में होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा। तो ये सीधे सीधे आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो जैसे ए कोमा ए हर एक ए के लिए बिलोंग करना चाहिए। क्लियर? तो अच्छा, इसमें ये और ये मैं डिफरेंस अभी समझाऊंगा क्या है आइडेंटिटी में और रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव में भी सेम कंडीशन है, ये भी सेम आना चाहिए। अब डिफरेंस सुनो, जैसे मान लीजिए ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, और मैंने एक रिलेशन के अंदर डाला 1 1 2 2 और 3 3, ये सिर्फ मैंने इतना लिखा 1 1 2 2 और 3 3 लिख दिया मैंने, तो ये रिलेशन आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया 1 2 एक एलिमेंट एक्स्ट्रा डाल दिया, तो इस बार ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव अभी भी है। ये डिफरेंस है, डिफरेंस समझ में आ गया ना। आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ वही एलिमेंट चाहिए जितने एलिमेंट की आइडेंटिटी बनी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा कुछ आ सकता है। तो रिफ्लेक्सिव यही है कि ए कोमा ए मतलब सेम एलिमेंट अपने आप से रिलेट करेगा हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल ए, हर एक एलिमेंट के लिए। यहां पर भी सेम सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन दी गई है, अगर ए बी से रिलेट करता है तो बी को ए से रिलेट भी करना चाहिए। अगर ए बी से रिलेट करेगा तो बी ए से भी रिलेट करेगा। जैसे मान लीजिए 1 4 लिखा है, तो इस रिलेशन में 4 1 भी होना चाहिए, तब ये सिमेट्रिक आएगा, और ये हर किसी के लिए वैलिड होना चाहिए। 1 4 है तो 4 1 होना चाहिए, 1 5 है तो 5 1 भी दिखना चाहिए, 4 2 है तो 2 4 है तो 4 2 भी दिखना चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई हो कंडीशन, तो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए अगर किसी सेट के अंदर 1 2 हमें दिख रहा है और साथ में मान लीजिए 2 3 दिख रहा है, देखो ये सेम होने चाहिए, 1 2 दिख रहा है 2 3 दिख रहा है, तो 1 3 भी दिखना चाहिए, तब जाके ये क्या आएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन आएगा। अगर ए भी रिलेट करता है, बी सी रिलेट करता है, तो ए सी से रिलेट करना चाहिए, ये ट्रांजिटिव है। अब फाइनली जो बचा, अगर ये तीनों रिलेशन होते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर, रिफ्लेक्सिव भी सेटिस्फाई हो गया, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, तीनों सेटिस्फाई हो गए, तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों है तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, वो मैं आज ही बताऊंगा। इसमें प्रीवियस ईयर सारा कुछ मिला के बताने वाले हैं, तो क्वेश्चन पर चलते हैं हम जरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्या है, लेट n डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। n जो है डिनोट करता है सारे नेचुरल नंबर को, और r डिनोट करता है रिलेशन को, जो कि n क्रॉस n से बना है। n क्रॉस n मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा है, नेचुरल के कार्टेशियन प्रोडक्ट से बना है। डिफाइंड बाय ए बी रिलेटेड टू सी डी। देखें ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, ये ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से डिनोट करता है जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन बनने वाला है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनने वाला है। देखो सबसे पहले जो भी लिखने वाला हूं वो हर क्वेश्चन के लिए वैलिड होगा, इसी तरह से सारे क्वेश्चन। यहाँ कंडीशन कुछ भी हो सकती है, ये जो इतना लिखा हुआ है यहाँ कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो दे रखा है वो हमने लिख लिया। क्या दिया हुआ है कि अगर ए बी रिलेट करता है सी डी से, तो वो इस तरह से रिलेट करेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ध्यान से देखना जरा, देखो ये ए बी फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, सी डी सेकेंड ऑर्डर पेयर है, और इस तरह से वैल्यू में लिखनी है। तो सबसे पहली बात हम करेंगे किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो पहले रिफ्लेक्सिव लिख लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, दोनों वैल्यू एक ही होनी चाहिए। ध्यान रखना, रिलेट, देखो ऐसे लिखते हैं, ए रिलेटेड टू ए, ऐसे लिखते थे ना। तो रिलेशन के पहले ए होना चाहिए, रिलेशन के बाद भी ए होना चाहिए। मींस रिलेशन के पहले लिखा है ए बी, तो इसके बाद भी ए बी लिखा होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लेते हैं ए बी रिलेट करना चाहिए ए बी से।
तो कंडीशन चेक कर लेते हैं कि दोनों साइड इक्वल आती है नहीं आती। देखो ये तो ए बी हमारा है, ये मेरा सी डी जैसा वर्क कर रहा है, ए बी सी डी। तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे, ए तो ए ही रहेगा, ए तो ए रहेगा, बी बी रहेगा, जहां पर सी है वहां पर ए लिखना है, जहां डी है वहां बी लिखना है। ठीक है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई, देखो कंडीशन ये है ना, तो ये कंडीशन इसमें फॉलो करनी चाहिए, तो बिल्कुल पुट करा दो इसमें। डी की जगह क्या लिखना है, डी की जगह बी लिखना है, और बी तो बी रहेगा, सी की जगह ए लिखना है, और इक्वल टू बी सी, बी तो बी है, सी को ए लिखना है, और ए को क्या लिखना है, ए को तो ए लिखना है, डी को क्या लिखना है, बी। समझ आ गया? ध्यान से सुनो, ए बी सी डी रिलेट करता था इस तरीके से, तो यहां सी डी की जगह पर ए बी रख दिया, तो जहां भी सी है वहां ए रखा है, सी है ए रखा है, जहां डी है वहां पर क्या रखा है, बी। देखो डी है तो बी रखा है, डी है तो बी रखा है, बस ये कंडीशन। अभी चेक करो क्या ये इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। ए बी बी प्लस है, ये भी ए बी बी प्लस है लिखा है, तो बिल्कुल करेक्ट है, तो लिखेंगे इज ट्रू, ये ट्रू है। और अगर ये ट्रू है तो ये हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगा। देयरफॉर रिलेशन जो दिया है, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर? अब बात करते हैं सेकंड वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, याद करा देता हूं। सिमेट्रिक के लिए क्या था, अगर ए बी रिलेट करता है तो बी ए भी रिलेट करेगा। मींस दूसरे तरीके से समझो, अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। इसके हिसाब से रिलेशन के पहला एक वैल्यू है, दूसरी डिफरेंट वैल्यू है। तो देखो यहां पर क्या करेंगे, इफ ए बी रिलेटेड टू सी डी, अगर ए बी सी डी से रिलेट करता है तो ये सीधे सीधे ये लिख दो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एज इट इज कॉपी कर दो। अब ये उल्टा भी करेक्ट होना चाहिए, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, एंड सी डी को पहले लिख लो और ए बी को बाद में लिख लो। अब कैसे होगा, ध्यान से सुनना फिर से। जहां भी ए है वहां सी आएगा, बी है डी आएगा, सी है ए आएगा, डी है बी आएगा, ये चेंज करना है। फिर से सुनो, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर इससे रिलेट करता है ऐसे, तो उल्टे भी जो रिलेट करेंगे वो सेम कंडीशन ही आनी चाहिए। तो चेक करते हैं सेम आएगी नहीं आएगी। देखो तो कैसे करना है, जहां भी ए लिख रहा है, ए लिख रहा है तो सी रख दो, ए लिख रहा है तो सी लिख दो, डी की जगह बी रख दो, बी की जगह डी रख दो, प्लस सी की जगह ए रख दो। पलट रहे हम इसको ना, बी को क्या लिखोगे, डी, सी को क्या लिखोगे, ए, और ए किससे रिलेटेड है, सी से, और डी किससे रिलेटेड है, बी से, डी की जगह बी। अब चेक करो, ये है बी सी डी प्लस ए, इसको ऐसे लिख दूं, बी सी ए प्लस डी लिख दूं, और ये लिख दूं ए डी बी प्लस सी। तो ये दोनों सेम ही तो आ रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर ऐसे रखो या पलट के रखो, सेम आएगा। देखो ये ऑर्डर्ड पेयर का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे क्वेश्चन में कराऊंगा बिना ऑर्डर्ड पेयर वाले भी। फिलहाल ऑर्डर्ड पेयर वाला क्वेश्चन लिया है, तो इसके पहले जो था फर्स्ट को लास्ट में लिख दो, लास्ट को फर्स्ट में लिख दो, तो चेंज करने के बाद वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी। कंडीशन यही है हमेशा, तो यहां पर ही वैल्यू रिप्लेस होंगी, तो वैल्यू रिप्लेस कराकर भी आंसर बिल्कुल सेम बन रहा है। ये जो बना है, ये जो बना है, दोनों सेम बन रहे हैं ना, दोनों सेम बन रहे हैं, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। चलो जी, ये काम भी हो गया। तीसरी बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, याद दिला देता हूं। अगर ए रिलेट करता है बी से और बी रिलेट करता है सी से, तो ए भी सी से रिलेट करना चाहिए, ये कंडीशन है। लेकिन यहाँ ऑर्डर्ड पेयर है, तो ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग चलते हैं। चलो कैसे करना है, देखो ट्रांजिटिव में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, एक ऑर्डर्ड पेयर ये है कि ये है, इसके साथ तीसरा ऑर्डर्ड पेयर लेना है, तीन वैल्यू लेते हैं ए बी सी, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा और तीसरा ऑर्डर्ड पेयर, तीन ऑर्डर पेयर लेना है। तो हम क्या लिखेंगे कि ए बी रिलेट करता है सी डी से, तो क्या कंडीशन आती है, ये तो सेम टू सेम लिखनी है, ये कंडीशन आ गई बी सी ए प्लस डी, ये इक्वेशन नंबर 3 हमने लेट कर ली। और अब देखो पहला दूसरे से रिलेटेड है और दूसरा तीसरे से रिलेटेड है, तो इसके सेम वैल्यू होनी चाहिए, तो ये तो सेम होने चाहिए। तो सी डी रिलेट करना चाहिए किसी और ऑर्डर पेयर से, तो मैंने ई एफ लिख लिया। अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है, सी डी ई एफ से रिलेटेड है, तो ये इससे रिलेटेड हमें प्रूफ करना है। तो पहले ये लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, देखो जहां भी ए है वहां सी रखना है,
बी है डी रखना है, सी है ई रखना है, डी है एफ रखना है, ये ऐसे रखते हैं। तो जहां ए है वहां सी रख दिया, जहां डी है वहां एफ रख दिया, जहां बी है बी की जगह डी रख दो, सी की जगह ई रख दो, वैल्यू रिप्लेस कर लेना अच्छे से ना। बी की जगह डी रखना है, सी की जगह पर ई रखना है, और ए की जगह पर रखना है सी, प्लस डी की जगह रखना है एफ। तो ये कंडीशन भी ट्रू होती है, ये दोनों ट्रू है। तो ये ए बी और ई एफ में रिलेशन बनाना है, ए बी और ई एफ में एक रिलेशन बनाकर निकालना है। अब इसका मतलब ये है मुझे सी डी नहीं चाहिए, तो यहां से सब जगह से सी डी मुझे हटाना पड़ेगा, और उसके लिए तरीका कोई ऐसा इजी नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम क्या कराएं। तो कराना क्या है, ये मैं हटाने वाला हूं। तो कराना क्या है, देखो ये जो लाइन दिख रही है ये वाली आपको, ये थर्ड इक्वेशन है, इसमें मैं डिवाइड करा रहा हूं ए बी सी डी का। तो यहाँ सब ए बी सी डी है, यहाँ सी डी ई एफ है, तो यहाँ डिवाइड कराऊंगा सी डी ई एफ का। अब देखो क्या बनने वाला है, डिवाइड करके क्या बनेगा। तो पहले वाले को ए बी सी डी से डिवाइड करा रहा हूं, तो ए डी कट गया, बी सी बचा, तो बी सी को डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 1/c प्लस 1/b। यहाँ एबीसीडी का डिवाइड करेंगे तो बीसी कट गया, एडी बचा, तो एडी को ए प्लस डी को एडी से डिवाइड करेंगे तो 1/d प्लस 1/a बनेगा। ये एक और इक्वेशन बनेगी, 5 मान लो इसको, फिफ्थ वाली इक्वेशन का नाम दे रहा हूं। इसको सी डी ई एफ से डिवाइड करेंगे तो देखो सी एफ कट जाएगा, डीई बचेगा, डीई का डिवाइड होगा तो 1/e प्लस 1/d बचने वाला है। नेक्स्ट बिल्कुल सेम प्रोसेस से सी डी ई एफ का डिवाइड यहां भी होगा, तो डीई कट जाएगा, सी एफ बचेगा, सी एफ से डिवाइड करेंगे तो 1/f प्लस 1/c। फाइनली ये अच्छे से देख लेना जरा, है ना क्वेश्चन। ये 6th इक्वेशन मान ली। अब मैं दोनों तरफ को ऐड करने वाला हूं। इन दोनों को जैसे ही मैंने ऐड किया तो लेफ्ट में देखो क्या आएगा, लेफ्ट में आने वाला है 1/c प्लस 1/b प्लस 1/e प्लस 1/d। ये लेफ्ट ऐड कर दी, राइट ऐड कर दो, तो 1/d प्लस 1/a प्लस 1/f प्लस 1/c। अब देखो ये अलग अलग, ये थोड़ा सा टिपिकल सा बन रहा है। कुछ चीज जरूरी नहीं है कि हर बार टिपिकल बने, कुछ चीजें इजी भी देगा, ऐसी जरूरी नहीं है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन आया भाई, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। अब सुनो तो और हमें हाँ ये बात ध्यान रखनी है, मैं ए बी और ई एफ लेके आना है, सब कट जाना है। तो देखो 1/c कैंसिल हो गया, 1/d भी कैंसिल हो गया, बचेगा 1/b प्लस 1/e इक्वल टू 1/a प्लस 1/f। हमें सारा आंसर सी डी ई एफ में चाहिए, सॉरी ए बी और ई एफ में चाहिए था, ए बी ई एफ में आ चुका है। कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा, एलसीएम आएगा बीई, ऊपर आ जाएगा बी प्लस ई, यहाँ जाएगा एलसीएम ए एफ और यहाँ जाएगा ए प्लस एफ। तो ये इधर उधर कर दो, तो यह जाएगा ए एफ बी प्लस ई इक्वल टू बी ई ए प्लस एफ। ये कंडीशन यहाँ इसको बिल्कुल सेम टू सेम फॉलो करती है ए बी ई एफ के लिए। चेक करो, देखो अगर मैं ए बी ई एफ लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा ए बी ई एफ, तो सी डी की जगह ई एफ आ जाएगा। देखो ध्यान से, सी जहां है वहां ई लिखा हुआ है, सी जहां है वहां ई लिखा हुआ है, ठीक है, और डी जहां पर लिख रहा है वहां एफ लिखा हुआ है, डी जहां पर है एफ और यहाँ पे डी है, यहाँ पर एफ दिख रहा होगा। तो ये कंडीशन बिल्कुल फॉलो करती है, किस केस को फॉलो करती है, ये फॉलो करती है किसको, ए बी रिलेट करता है ई एफ को, ये इस चीज को फॉलो करती है। तो देखो हमें ये प्रूफ करना था, ए बी सी डी से रिलेटेड है, सी डी ई एफ से रिलेटेड है, तो ए बी भी सी एफ से रिलेटेड होना चाहिए। तो थोड़ा सा ट्रांजिटिव में हल्की सी कैलकुलेशन करनी होती है, वो सोचना पड़ेगा किस तरह से हम ये ए बी सी एफ एक साथ लेकर आए। तो यहाँ पर तरीका था ए बी सी डी और सी डी ई एफ का डिवाइड करने वाला, ये मैंने कर दिया। तो तीनों रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, इसलिए ये रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी पूछ लेना, डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन लिया गया और देख लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू, एक सेट ए दिया है, 1 से 5 तक एलिमेंट दिए हैं और रिलेशन दिया है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं जिनको माइनस करके डिविजिबल हो 2 से, या 2, 3, 4, 5 कुछ भी दे सकता है। और ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, और जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस बनेगी आर की वो सारी बनानी है। अब सुनो जरा, हमें दे रखा है आर इक्वल टू ए बी, ये दे रखा है, हमने लिख लिया, एक सेट दिया है। 2 तरीके थे आपके पास, एक तो देखो ये वैल्यू छोटी है, 5 वैल्यू दे रखी है बस, और वैल्यू ज्यादा दे दे तो दूसरा तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए 12 वैल्यू दे दी तो बहुत सारे वो बन जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे, तो उसको दूसरे तरीके से कर सकते हो। फिलहाल
एक तरीका बता रहा हूं, 1 से लेकर 5 तक हमारे पास एलिमेंट है, तो मैं ऐसे दो वैल्यू चूज करने वाला हूं जिनका डिफरेंस, मॉडुलस में डिफरेंस की बात कर रहा हूं, माइनस करके 2 से डिवाइड करके, 2 से डिविजिबल हो नंबर। तो मैंने यहां से 1 1 उठाया, 1 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 0 इज डिविजिबल बाय 2। फिर उसके बाद 2 2 3 3 4 4, ये सारे वैल्यू मैंने लिख लिए कि 1 में से 3 माइनस होगा तो इवन आएगा, 1 में से 5 माइनस होगा तो भी इवन आएगा। ये सारी इवन की कंडीशन को देखते हुए लिख दिया। अब देखो, क्योंकि हमें पता है रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन आती है, अगर सेट में 5 वैल्यू है तो 5 के 5 के लिए आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, वही हमें लिखना है। फॉर ऑल, ये उल्टा जो ए लिख रहा है, ए टाइप का दिख रहा है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ये ध्यान रखना, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल ए, जितने भी यहाँ ए हैं एक ए सेट के अंदर, मतलब 1 2 3 4 5, उन सब के लिए आइडेंटिटी बन रही है जो रिलेशन के अंदर है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए फॉर ऑल ए बी, जितने भी यहाँ रिलेशन में ए बी दिख रहे हैं, ए बी, उन सब के लिए बी ए बी अवेलेबल है। जैसे देखो, ये इनको पलटोगे, देखो 1 1 है, पलट के भी 1 1 बनेगा, है 2 2 है, इसमें 2 2 भी दिख रहा है, ये तो छोड़ो। 1 3 दिख रहा है तो 3 1 दिखना चाहिए, दिख रहा। 1 5 है तो 5 1 भी दिखेगा, 3 5 है तो 5 3, 4 2 है तो 2 4। ये सारी वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है, तो आर एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, देखो जैसे 1 3 है तो 3 शुरू में स्टार्टिंग में ढूंढो, यहाँ लिख रहा 1 3 दिख रहा है तो 3 5 भी दिखेगा, तो 1 5 भी दिखना चाहिए, 1 5 1 5 1 5 दिख रहा। और कुछ चेक करो, देखो 1 5 ले लो तो शुरू में 5 ढूंढो, यहाँ 1 5 है, 5 1 है तो 1 1 दिखना चाहिए, ये दिख रहा है। तो ये हर एक के लिए ट्रू आएगा, कोई सी भी वैल्यू देख लेना। जैसे देख लो 3 5 है, 5 3 है, ये नहीं चेक होगा। 3 3 है तो 3 शुरू में है, देखो 3 3 3 5, तो 3 5 भी दिखना चाहिए, 3 5 तो वहां पहले से ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी केस उठा लो, ये उठा लो 2 4 है, 4 2 उठा लो, 2 4 4 2, तो 2 2 दिखना चाहिए, दिख रहा। कुल मिलाकर अगर ए बी और बी सी अवेलेबल है, ये दोनों सेम होने चाहिए, तो फर्स्ट लास्ट भी अवेलेबल होगा। ये सब कंडीशन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी, ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, तो हमारे पास 5 एलिमेंट थे बस, तो 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंस क्लास निकाल देंगे। तो क्या आएगा 1 के लिए, देखो इक्विवेलेंस क्लास मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो रिलेशन बनेगा, यहाँ 1 किस किस से रिलेटेड है, 1 1 से रिलेटेड है, 1 3 से भी रिलेटेड है, 1 5 से भी रिलेटेड है, और तो कुछ नहीं है, तो 1 3 5 लिख दो बस। 2 किस से रिलेटेड है, 2 पहले नंबर पे ढूंढो, 2 पहले नंबर पे यहाँ है तो दूसरे नंबर पे 2 है, और 4 है, और बस 2 और 4 ही हो गया। 3 पहले नंबर पे ढूंढो तो दूसरे नंबर वाले रिलेट करेंगे, 3 पहले नंबर पे ढूंढा तो 3 आया, और 5 आया, और 1 आया, तो 1 3 5 हो गया। ऐसे करके 5 क्लासेस हमने लिख ली। अगर कभी कभी स्पेशल पूछ लेता है कि 1 के लिए बताओ, 3 के लिए बताओ, तो सिर्फ उसी के लिए बतानी है, यहाँ सबके लिए पूछ रहा है तो सबके लिए बता देंगे। राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ए लिख लेता हूं, ए के लिए, इस सेट की हर एक क्लासेस के लिए हमें डिनोट करना था, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ध्यान रखना, अगर ये ज्यादा बड़े एलिमेंट हो जाए तो क्या करना है, तो भी सुनो, इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं फिर से। तो ये जो सिमेट्रिक की रिफ्लेक्सिव की कंडीशन लिखी है, पहले रिफ्लेक्सिव देख लो, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन लिखी है, उसमें हम क्या लिखेंगे, अभी पीछे मैंने बताया था, देखो ये ऑर्डर्ड पेयर है, a कोमा a ले लिया मैंने, b की जगह a रख दिया क्योंकि सेम वैल्यू होनी चाहिए। अगर a रिलेट करेगा a से, तो यहां भी a होना चाहिए, यहां भी a होना चाहिए, तो कंडीशन क्या बनेगी, ये a की जगह a आएगा, b की जगह भी a आएगा, ये 0 आना है, और 0 2 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाय 2 रिफ्लेक्सिव है। अब दूसरी कंडीशन चेक कर लीजिए सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए अगर a माइनस बी डिविजिबल बाय 2, देखो ए बी लिख रहा है तो ए माइनस बी आएगा, तो ए बी मैंने लिख दिया, ऐसे लिख लो, ए बी रिलेट करता है, इसका मतलब ए माइनस बी 2 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 2, 2m लिख लो, m मतलब कोई मल्टीपल लिख लिया, 2 से डिविजिबल है, 2 का टेबल में आता होगा, तो इसका मतलब अगर मैं इसको पलट भी दूंगा तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, तब भी तो 2 से डिविजिबल होगा, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लो, ट्रांजिटिव के लिए कैसे चेक करेंगे, अगर ए बी रिलेट करेगा, तो अगर a भी रिलेट करेगा तो a माइनस बी 2 से डिवाइड होगा, तो a माइनस बी 2 से डिवाइड होगा, तो ऐसे लिख रहा हूं, देखो a भी अगर रिलेट करेगा तो इसका मतलब है कि a माइनस बी डिविजिबल बाय 2, तो 2m लिख दूं। अगर b c रिलेट करेगा तो b माइनस c भी 2 से कटना चाहिए, 2n लेट कर लिया मैंने,
अब देखो इन दोनों को मैं माइनस कर रहा हूँ, सिर्फ ट्रांजिटिव के लिए कुछ ना कुछ अलग करना होता है। तो जैसे मैं ऐड करूंगा तो b कट जाएगा, बचेगा a माइनस सी, और ऐड करूंगा तो राइट साइड भी ऐड होगी, तो बचेगा 2m प्लस n। देखो 2 साइड भी डिविजिबल है ना, अगर a माइनस बी 2 से कट रहा है तो b माइनस सी भी 2 से कट रहा है, तो a माइनस सी भी 2 से कटना चाहिए। ये कोई सी भी कंडीशन चेक कर लेते हैं यहाँ पर। देखो 2 ले लिया, 4 ले लिया, 4 के साथ मान लो 2 ले लिया, 2 में से 4 गया, 2 से डिविजिबल, 4 में से 2 गया, 2 से डिविजिबल, तो 2 में से 2 गया तो भी ये डिविजिबल होना चाहिए था। तो तब ऐसे ना लिखकर इस सिंबल फॉर्म में लिखते। क्लियर है? ये क्योंकि 5 एलिमेंट थे तो हमने क्या बना लिया, उसका एग्जाम्पल बना लिया और सीधे सीधे कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इससे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कुछ 2-3 मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ लिखा है r इक्वल टू, अगर r इक्वल टू एक रिलेशन है कुछ ऐसा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और नेचुरल नंबर को सेटिस्फाई करता है, तो रेंज पूछ रहा है। तो रेंज तब निकलेगी जब रिलेशन पता हो। तो पहले रिलेशन निकाल लेते हैं। तो देखो रिलेशन कैसा निकलेगा, ये x y दोनों नेचुरल नंबर है, ध्यान रखना। ऐसे नेचुरल नंबर के लिए जो इसको सेटिस्फाई करता है वो रिलेशन बना लेता है। देखो अगर मैं वहां 1 रखूंगा तो 8 में से 1 गया 7 आएगा, 7 से 2 से डिवाइड होगा तो 3.5, ये क्या होगा, नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या पुट करेंगे, 2 पुट कराएंगे। तो अगर मैं यहाँ 2 पुट करा देता हूँ x की जगह, देखो x पहले लिखना है, y बाद में लिखना है। x की जगह 2 पुट कराया तो 8 में से 2 गया 6, 2 से डिवाइड होगा तो 3। तो यहाँ पहला बनता है 2 3। ठीक है, 2 रखेंगे 3 रखेंगे तो 8 बनेगा। यहाँ अब मैं 4 रखता हूँ, देखो 3 रखने से क्या बनेगा, 8 में से 3 का 5, ऑड नंबर बनेगा, 2 से डिवाइड होकर पॉइंट में आएगा, जबकि नेचुरल आना चाहिए। तो मैं क्या रख रहा हूँ, इस बार 4 रख रहा हूँ। 4 रखूंगा तो 8 में से 4 गया 4, 2 से डिवाइड होगा तो 2, 4 से रखने पर 2 आएगा। अब मैं 6 रखने वाला हूँ, 6 रखूंगा तो 8 में 6 गया 2, 2 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। कुल मिलाकर हमारे पास इससे ज्यादा रिलेशन नहीं बन सकते। 3 रिलेशन है जो यहाँ रखने पर 8 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मीन्स रेंज क्या होगी, रेंज हम पहले बता चुके हैं कि दूसरे नंबर के एलिमेंट होते हैं। तो 1 2 और 3 रेंज है 1 2 3, या 3 to 1 जो भी लिखना है। साइड पर रखा है तो आगे पीछे लिखने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पता होना चाहिए। तो रेंज हो गई 1 2 3। नेक्स्ट आते हैं, एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एक रो से। आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी सिमेट्रिक भी ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो डिफाइंड बाय दिस, ये बता चुका हूं थोड़ा सा, बस यहाँ कंडीशन चेंज है इस बार। तो ए बी सी डी ऑर्डर्ड पेयर है, इस तरह से है कि फर्स्ट लास्ट और बीच के दोनों ऐड करके इक्वल आना चाहिए। तो कह रहा है 1 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, मतलब 1 3 किसके लिए सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने लेट कर लिया कि 1 3 के साथ एक्स वाई आएगा तो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन कहती है कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दो और बीच के दोनों ऐड कर दो, इक्वल रख दो। तो फर्स्ट और लास्ट x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा y प्लस 1 के। तो 1 इधर माइनस हो गया, 2 आ जाएगा, y उधर x उधर पहुंच जाएगा। तो y माइनस x की वैल्यू 2 आएगी। मतलब यहां से ऐसे एलिमेंट उठाने हैं जो पहला एलिमेंट छोटा होगा, दूसरा बड़ा होगा और डिफरेंस 2 होगा। तो चेक कर लेते हैं। देखो 3 उठा सकते हैं, 1 3 में से 1 गया 2 आएगा, लेकिन ये तो सेम टू सेम ही लिखा है, तो सेम टू सेम तो देना नहीं है। तो कुछ और उठा लो, 4 उठाओगे तो 2। देखो x की वैल्यू हमने 2 उठाई है और y की वैल्यू बड़ी 4 उठा ली। तो इसका मतलब अगर हम ये 2 4 लिखें तो 2 4 3 1 6 के साथ तो ऐड करके हमेशा दोनों चीजें इक्वल आएंगी। तो 1 3 की इक्विवेलेंट क्लास क्या हो गई, 2 4। क्लियर? देखो फिर से सुनो, x छोटा नंबर है, y बड़ा नंबर है, माइनस करके 2 आ रहा है। तो यहां से पहले बड़ा नंबर उठाओ 4 में से 2 माइनस करेंगे तभी तो 2 आएगा। तो 4 2 उठाया, लेकिन 4 बड़ा नंबर y है तो दूसरे नंबर पर आएगा, x छोटा नंबर पहले नंबर पर आएगा, हमेशा x पहले y बाद में। तो ये 2 4 है, 1 3 2 4 इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो आंसर है हमारा 2 4। फिर पूछ रहा है हाउ मेनी इक्विवेलेंस क्लास रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3। एक सेट है 1 2 3, कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे जिसमें 1 2 और 2 1 तो जरूर आना चाहिए। तो चेक करो, देखो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब आइडेंटिटी तो आएगी 1 1 2 2 3 3। तो देखो 1 2 3 के लिए 1 1 2 2 3 3 मैंने पहले से रख लिया। 2 3 रिलेशन जितने भी बनेंगे आगे भी बना सकते हैं, चेक करने वाले हैं। और 1 2 2 1 तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो देखो एक बार तो एक तो यही बंद कर दो, बस यही बन सकता है। रिफ्लेक्सिव दिख रहा है, सिमेट्रिक दिख रहा है, 1 2 है तो 2 1 दिख रहा है, पलट के सारे सेम है। अब सोचोगे कि ट्रांजिटिव तो नहीं दिख रहा, ट्रांजिटिव दिखेगा। देखो 1 2 है 2 1 है तो 1 1 यहां दिख रहा है, कुछ भी कैसे भी ले लो, 1 इसको ले लो साथ में। तो देखो 1 1 1 2 तो 1 2 दिखना चाहिए, 1 2 तो ये खुद है। ये देख लो, इसको चेक करा लो, 2 2 2 1 तो यहां से 2 1 होना चाहिए, 2 1 ये पहले से लिखा है। कुल मिलाकर ये ट्रांजिटिव भी होगा। नेक्स्ट चलो,
नेक्स्ट फिर से मैंने ये लिखा, अब कुछ और इंक्रीज कर लो, तो जैसे मैं 1 3 लिख सकता हूं पहली तरफ से, तो मुझे 3 1 भी लिखना पड़ेगा। 1 3 लिख दिया, 3 1 नहीं लिखा तो सिमेट्रिक नहीं होगा, जबकि इक्विवेलेंस बनाना है। तो 1 3 लिखा तो 3 1 भी मुझे लिखना पड़ा। अब चेक करो, अब मैं चेक करूंगा 1, ये वाला चेक करो 2 1 2 1 1 3, तो 2 3 भी दिखना चाहिए, तो भाई 2 3 भी लिखना पड़ेगा। और चेक करो कुछ और, जैसे देखो 3 3 दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है, 3 1 दिख रहा है, तो 3 1 दिखेगा, 3 1 तो यहाँ पहले से ही है। और कुछ चेक कर लो, और कुछ कंडीशन आने वाली होगी तो चेक करो, यहां से चेक कर लो, 1 1 दिख रहा है, 1 3 दिख रहा है, तो 1 3 होगा, ठीक है, ये भी करेक्ट बात है। अब एक बात हो रही, चलो ये सारी चीजों के लिए करेक्ट बैठ रहा है, लेकिन 2 3 दिख रहा है तो 3 2 भी लिखना पड़ेगा सिमेट्रिक के लिए, तो 3 2 भी हमारा एक बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर 2 रिलेशन बन सकते हैं, इससे ज्यादा रिलेशन नहीं बनेंगे, तो 2 हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन हो गए। ये बनाकर देखने पड़ेंगे आपको, अगली कंडीशन में सेम मैच करा कर देखना कि बनेगा नहीं बनेगा। तो फिलहाल इसका आंसर है 2, हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और बचता है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड है, और ये रिलेशन हमारा लगभग अराउंड जो हार्ड क्वेश्चन थे पिछले साल वाले, करने का तरीका समझ में आना चाहिए बस, जैसे हमने किया एनसीईआरटी में। अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चन है, पैरेलल वाले रिलेशन दिए हैं, और परपेंडिकुलर के रिलेशन दिए हैं, ट्रायंगल सिमिलर का है, कॉन्ग्रुएंट का है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना है, किसी पर वीडियो चाहिए, तो कमेंट छोड़ देना मुझे कमेंट बॉक्स में, वो मैं करा दूंगा। फिलहाल एक क्वेश्चन और करते हैं नेक्स्ट वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, शो दैट द रिलेशन एस इन द सेट आर, एक रिलेशन एस दिया है एक आर नंबर पर, आर मतलब रियल नंबर पर, और इस तरह से डिफाइन है कि ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा उसमें पहली और दूसरी वैल्यू जो बनेगी, पहली वैल्यू छोटी और बराबर हो सकती है दूसरी वैल्यू के क्यूब से, दोनों रियल नंबर होने चाहिए। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ट्रांजिटिव, ना सिमेट्रिक, ऐसा कुछ प्रूफ करने वाला है। जब हमने थोड़ा सा चेक किया, देखो अगर मैं यहाँ ए और बी कोई भी नंबर लिखता हूँ, 1 2 लिखता हूँ, 2 4 लिखता हूँ, 8 9 लिखता हूँ, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पर एक रख दिया ए की जगह पर, बी की जगह पर रख दिया मैंने 2, तो 2 का क्यूब, ये कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल सही बात है, 1 छोटा है 2 के क्यूब से। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 2 क्या आएगा, 2 आएगा 4 के क्यूब से छोटा आएगा, ये भी करेक्ट है। तो ये सारे नेचुरल नंबर के लिए करेक्ट आएगा, ये इंटीजर के लिए भी करेक्ट आ सकता है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ये सारे रियल नंबर हैं, और हर एक कंडीशन हर एक नंबर के लिए ट्रू आनी चाहिए। तो अपोन वाले नंबर भी होंगे, बट अपोन वाले नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे देखो ये हमें प्रूफ करना है कि नहीं है, नहीं है तो एक एग्जांपल दे दो नहीं का, तो सीधी सी बात है ना रिफ्लेक्सिव होना, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव। तो एग्जांपल देते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पहले गिवन है लिख लेना, रिफ्लेक्सिव के लिए 1/2 छोटा है किससे, 1/2 के क्यूब से, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में ए सेम होना चाहिए, तो बी की जगह भी ए रखना है, तो 1/2 लेस देन 1/2 का क्यूब। देखिए 1/2 का क्यूब है 1/8, और 1/2 1/8 से बड़ा है, छोटा नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, देखो ये मैंने एग्जांपल लिया, कुछ कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जो इनको सेटिस्फाई करता हो। -2 छोटा है और इक्वल है 3 के क्यूब से, तो अगर मैंने लिया है -2 और 3, तो ये पलट के भी सही होना चाहिए। तो पहले चेक करेंगे -2 3 के क्यूब, 3 का क्यूब है कितना 9, तो -2 छोटा है 9 से, ठीक है क्लियर है। लेकिन जब पलटेंगे तो 3 इधर लिखेंगे, -2 इधर लिखेंगे, -2 का क्यूब आएगा -8, और 3 -8 से बड़ा है, तो रिलेशन फेल हो गया, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए हमने एग्जांपल लिया 3/2, दूसरा एग्जांपल है 3/2 और 4/3, तो ये कंडीशन भी ट्रू आनी चाहिए। तो पहले ट्रू ले लो, 3/2 ट्रू है, 3/2 4/3 भी ट्रू है। दो एग्जांपल ऐसे लेने जो ट्रू हो बट ये ट्रू ना हो, तो ये चेक किया तो ये भी ट्रू, ये ट्रू नहीं है। 3 छोटा नहीं है 4/3 के क्यूब से, बड़ा है इसलिए कंडीशन करेक्ट नहीं है। तो S इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ट्रांजिटिव, ना सिमेट्रिक। देखो प्रूफ करना है तो हमें पता है रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो कुछ ऐसे एग्जांपल देने हैं जिससे ये सेटिस्फाई ना होता हो, क्योंकि हर एक के लिए ट्रू होने चाहिए। किसी भी एक के लिए ट्रू नहीं हुआ तो इसका मतलब ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव। तो हमने एक एक एग्जांपल ऐसा दिया है जिससे प्रूफ नहीं होगा। क्लियर है, यहां तक हो गया। अब देखो एनसीईआरटी में जो पहली दूसरी एक्सरसाइज पढ़ोगे आप, उसमें क्या है, उसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं अलग अलग, जैसे सिमिलर का दे रखा है, T1 T2 दो ट्रायंगल है और बोल रखा है कि सिमिलर है। रिलेशन क्या है, ऐसा लिखा होगा T1, T2 इस तरह से बिलोंग करते हैं कि T1 एंड T2 आर सिमिलर।
तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ T1 लिख दूंगा दोनों जगह पर T1 तो एक ट्रायंगल अपने आप के सिमिलर होगा, बिल्कुल करेक्ट बात है, तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक की बात करें, अगर पहला ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है, ये रिलेशन में बिलोंग करता है, तो दूसरा भी पहले के सिमिलर होगा। पहला दूसरे के सिमिलर है तो दूसरा भी पहले के सिमिलर होगा, तो पलट के भी सही है बिल्कुल। तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए पहला दूसरे के सिमिलर है, दूसरा तीसरे के सिमिलर है, तो पहला भी तीसरे के सिमिलर होगा। इसका मतलब सिमिलरिटी क्या करती है, इक्विवेलेंस रिलेशन को कंटेन करती है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट बोल देगा, पैरेलल बोल देगा। चलो पैरेलल के लिए सुनो, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं ऐसे ही। पैरेलल के लिए L1 L2 दो लाइन देगा, तो एक बात चेक करो, क्या एक लाइन अपने आप के पैरेलल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। पैरेलल में 0 डिग्री का एंगल बनता है, तो एक लाइन अपने आप पर ही 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो पैरेलल हो सकते हैं, तो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, अगर पहली लाइन दूसरे के पैरेलल है, दूसरी पहले के पैरेलल है, तो सिमेट्रिक भी होगी। पहली लाइन दूसरे के पैरेलल है तो दूसरी को भी पहले के पैरेलल होना पड़ेगा ना, तो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए पहली लाइन दूसरे के पैरेलल है, दूसरी तीसरे के पैरेलल है, तो पहली भी तीसरे के पैरेलल होगी, तो भैया ट्रांजिटिव भी होगा। तो पैरेलल वाला केस क्या आएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन में आएगा। अब इसमें पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर भी दे सकता है, ये तो पैरेलल का रिलेशन था। अगर यही रिलेशन परपेंडिकुलर में देखें तो देखो क्या होगा, क्या एक लाइन अपने आप के 90 डिग्री हो सकती है? नहीं, क्योंकि पैरेलल हो सकती है, परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक, अगर एक लाइन दूसरे पर 90 डाल रही है तो दूसरी भी पहले पर 90 डालेगी, सिंपल सी बात है, तो ये सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में एक लाइन दूसरे पर परपेंडिकुलर डाल रही है, दूसरी लाइन तीसरे पर परपेंडिकुलर डाल रही है, तो क्या पहली भी तीसरे के परपेंडिकुलर होगी? नहीं, तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये परपेंडिकुलर का केस सिर्फ सिमेट्रिक होगा, ना रिफ्लेक्सिव ना ट्रांजिटिव। इस तरह के कुछ क्वेश्चन होंगे वहां पर, और बाकी देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी पूछ लीजिएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पॉसिबल है कि मैं आज ही डाल दूं, वरना कल सुबह सुबह आ जाएगा, देख लेना। ये मैंने अभी सिर्फ रिलेशन के लिए बताया है, फंक्शन के लिए कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे और उसका भी लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन हम इंक्लूड कर लेंगे, तो फंक्शन नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा, ठीक है। यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।